कहते हैं ना कि अक्सर जैसे को तैसा ही मिलता है। वैसे ही हमारी आरती ससुराल आने के बाद अपने ससुराल वालों को शक भरी नजरों से देखा करती थी। उसे लगता था कि उसकी जेठानी पूनम और सास मधु पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं। इसलिए आरती अपनी ननंद, जो कि 15 साल की थी, उसका नाम सीमा था, वो एक नंबर की लालची भी थी। इसलिए एक दिन आरती उसके पास जाती है और उससे कहती है, ओ मेरी प्यारी ननद, क्या कर रही हो तुम? ओ मेरी प्यारी भाभी, अब ये बताओ कि तुम यहाँ किस लिए आई हो? क्या काम है तुम्हें मुझसे? काम तो था मुझे, पर समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कैसे बोलूं, क्योंकि तुम बिना पैसे के कोई काम नहीं करती हो ना। बात तो एकदम सही है। एकदम सही जानकारी मिली है आपको मेरे बारे में। जब तक पैसा नहीं तब तक भाई मैं कोई काम नहीं करने वाली। अरे बाबा, चिंता मत करो, तुम्हारी भैया के जेब से मैंने पहले ही 2000 चुरा लिए हैं, तो मेरे पास अभी पैसे हैं, तो बस तुम अपना काम करने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा चलो ठीक है, फिर जल्दी से बताओ क्या काम है। तुम तो जानती हो ना, सासू माँ और जेठानी की मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती है, और वो दोनों सास बहू मिलकर मेरी बहुत चुगलियाँ करती हैं। इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर वो लोग मेरे पीठ पीछे क्या क्या बुराई करती हैं। अगर तुम मुझे ये सब बता दो तो मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगी। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना भाभी? 500? अरे आजकल 500 में होता ही क्या है? कम से कम 1000 रुपए में बात करो तो मैं कुछ करूँ तुम्हारे लिए। अच्छा ठीक है ठीक है, इतना भाव क्यों खा रही हो? मैं तुम्हें 1000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ, पर जब तक मेरा काम नहीं होगा तब तक मैं तुम्हें 1 रुपया तक नहीं दूंगी। ना भाभी ना, ऐसे काम नहीं चलता। ये मेरा काफी पुराना बिजनेस है, और जब तक मैं एडवांस पैसा ना ले लूँ तब तक मैं आपको कुछ बताने वाली नहीं हूँ। आप मुझे एडवांस पैसा दो, उसके बाद मैं आपके लिए सारी चुगलियाँ इकट्ठा करके लाऊंगी। जब तक आप मेरे हाथों में बाकी के पैसे रखोगी, उसी के बाद मैं आपको कुछ और बताऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम मेरे से एडवांस ले लेना, पर जैसा मैंने बोला है वैसा ही करना। तुम्हें सारी बात अपनी कानों से सुनकर यहाँ आकर मुझे बताना होगा। और एक बात, मेरा नाम कहीं भी किसी के भी सामने आना नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे इस बिजनेस के बारे में बात आगे फैले। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगी। सीमा पैसों के लालच में आकर चोरी चोरी पैर दबाते हुए किचन में जाती है, जहां पर पूनम अपनी सास से अपनी देवरानी आरती की बुराई कर रही होती है। माँ जी, अगर आपने मेरी बात मान ली होती ना, तो आज मेरे देवर की जिंदगी बर्बाद ना हुई होती। अरे मैंने आपसे कहा था कि आप मेरे देवर की शादी मेरी छोटी बहन से करवा दो, लेकिन नहीं, पता नहीं क्या पसंद आ गया आपको सीमा के अंदर, जो आपने इसे बहू बना लिया। अरे क्या बताऊं पूनम मैं तुझे, तू तो अच्छे से जानती है कि आजकल के बच्चों के आगे माँ बाप की कहाँ ही चलती है। और तुझे क्या लगता है कि इस कुलक्षणी को मैंने पसंद किया है? अरे तेरे देवर ने ही इसे पसंद किया था। पता नहीं आखिर इसके अंदर क्या दिख गया उसे। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है। थोड़ी सी गोरी चिट्टी है ना, इसलिए तो मेरा देवर इस पर लट्टू हो गया है, वरना मेरे देवर के लिए तो एक से एक लड़कियों का रिश्ता आता है। वही तो, जिंदगी भर का रोना है बहू। समझ नहीं आता कभी कभी कि मैं करूं क्या। सीमा अपनी माँ और बड़ी भाभी की सारी बातें सुन रही होती है और वो तुरंत आरती के पास जाती है और आरती को उनकी सारी चुगलियाँ बताते हुए कहती है, तो सुन लिया ना आपने, ये बात हुई है वहाँ। अब चुपचाप से मुझे 500 रुपए दो जल्दी। अरे आरती, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम जल्दी जल्दी किचन का काम खत्म कर लो। अरे दोपहर के 12 बज चुके हैं, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है। काम तो आप भी कर सकती हो ना दीदी, जिस तरह से आप इस घर की बहू हो, ठीक उस तरीके से मैं भी इस घर की बहू हूँ। तो काम आप करो या मैं करूँ, बात तो एक ही है। अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं आता तो आप खुद ही कर लिया करो ना। क्या बात है, आजकल देख रही हूँ कुछ ज्यादा ही जुबान चल रही है तुम्हारी। अरे वो तो निकलेगी ही ना, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि आप लोग मुझसे बड़े होने के बावजूद ऐसी छोटी हरकतें करते हो। अरे पीठ पीछे मेरी कितनी बुराई करते हो, मुझे सब पता है। क्यों, तुमने अपने कानों से सुना है क्या हम तुम्हारे बारे में बुराई करते हैं? और अगर तुमने अपने कानों से सुना है तो तुमने उस टाइम आके क्यों नहीं बोला? शुक्र मनाओ, मैंने अपने कानों से नहीं सुना, वरना जिस जुबान से मेरे लिए उल्टी सीधी चीज निकलती है, उस जुबान को मैं तुरंत काट डालती हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत
कि तुम मुझसे इस तरीके से बात करो। तुम्हें यही संस्कार दिए हैं क्या? और हाँ, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ और इस घर की बड़ी बहू। मुझसे ना औकात में रह के बात किया करो। औकात तो आप भूल रही हैं दीदी। अगर आपको अपनी बहन की शादी मेरे पति से करवानी थी तो करवा देती ना। ये सब तुम्हें किसने बताया कि ये सब मैंने बोला है? अरे बस ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो। मुझे सब पता है कि आप पीठ पीछे क्या क्या बोलते हो और क्या क्या नहीं, और मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहती, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप चुपचाप अपने काम पर ध्यान दो। इस तरह आरती गुस्से में वहाँ से चली जाती है और पूनम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आरती को ये सब कुछ पता कैसे चला। ऐसे अब पूनम आरती के ऊपर नजर रखना शुरू कर देती है। एक बार की बात है, आरती फिर से अपनी ननद को 500 रुपए देते हुए कहती है, सीमा ये लो 500, और इस बार फिर से पता लगाओ कि आखिर जेठानी जी सासू माँ के कान में कौन सा जहर घोलती है मेरे खिलाफ। चलो ठीक है, पर अगले महीने में 500 में बिल्कुल नहीं मानूंगी। मैंने सोचा है जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है ना, ठीक उसी तरह से मैं भी अपने थोड़े दाम बढ़ा दूं। अब से आपको 1400 में बात फाइनल करनी होगी, तभी मैं कुछ आगे बात करूंगी। अच्छा ठीक है, बात की बात बाद में देख लेंगे, फिलहाल के लिए जो बोला है वो तो करो। आरती और सीमा के बीच क्या डील हो रही थी ये सब कुछ पूनम देख लेती है और पूनम समझ जाती है कि आखिर ये सारा माजरा चल कैसे रहा है। कितनी बिकाऊ नंद है ये। मेरी 500 के चक्कर में ये मेरी और मेरी सासू माँ की चुगली अपनी प्यारी भाभी को ट्रांसफर कर रही थी। जैसे को तैसा ही मिलता है। कोई बात नहीं सीमा, जो किया उसे मैं अपनी भाषा में ही सिखाऊंगी उसे। पूनम अच्छे से जानती थी कि उसकी ननद बिकाऊ है और पैसे के चक्कर में वो कुछ भी कर सकती है, इसलिए पूनम तुरंत सीमा के पास जाती है और सीमा को 2000 रुपए देते हुए कहती है, सीमा मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। मैं अच्छे से जानती हूँ कि आरती तुम्हें पैसे देकर तुमसे काम करवाती है, इसलिए मैं तुम्हें 2000 रुपए दे रही हूँ। तुम्हें मेरा भी एक काम करना पड़ेगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आपको भी आरती भाभी की चुगली चाहिए। मतलब वो आपकी क्या क्या बुराई करती हैं वो सब कुछ जानना है आपको? नहीं, मुझे ये नहीं जानना है कि आरती ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं। तुम इधर आओ, मेरी बात सुनो। पूनम सीमा के कानों में ना जाने ऐसा क्या बोलती है जिसे सुनकर सीमा थोड़ी सी हैरान रह जाती है और अपने दिमाग पर ज्यादा जोर ना देते हुए चुपचाप पैसे लेकर आरती के पास जाती है और आरती से कहती है, भाभी आपके लिए मैं संदेश लेकर आई हूँ। इस बार पूनम भाभी ने और माँ ने आपके बारे में कोई बुराई नहीं की, बल्कि उन्होंने तो ये कहा है कि जब से आरती इस घर में आई है तब से इस घर की रौनक ही बदल गई है और कहीं ना कहीं उन्हें अपनी गलती का भी एहसास है। उन्होंने लास्ट टाइम आपके बारे में जो कुछ भी कहा था उसके लिए वो दोनों एक दूसरे पर बहुत शर्मिंदा हैं। सीमा तुम सच बोल रही हो ना? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? क्योंकि मुझे अपनी सास और जेठानी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। देखो, मैं कोई भी काम गलत नहीं करती हूँ, वो भी पैसों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मैं पैसों के लिए ईमानदारी से अपना काम करूंगी। जो माँ और भाभी ने बोला है ना, वही मैंने आपको बता दिया है। सीमा के मुंह से सारी बातें सुनने के बाद आरती को बहुत खुशी महसूस हो रही थी। आरती तुरंत किचन में जाती है और खुशी खुशी सारा काम करने लगती है। ये देखकर पूनम और सास भी बहुत खुश होते हैं। समीक्षा फोन में लहंगे की फोटो देख रही होती है और तभी उसके फोन में एक बहुत ही सुंदर सा लहंगा आता है, जिसे देखकर समीक्षा बहुत खुश हो जाती है और तुरंत अपनी बहन पूनम के पास जाती है और उसको दिखाते हुए कहती है, दीदी ये लहंगा देखो कितना सुंदर लग रहा है। मैंने तय कर लिया है, मैं तो यही पहनने वाली हूँ शादी में। महंगा भी नहीं है, हमारे बजट में भी है, हम आराम से ले सकते हैं ये। यार तेरी प्रॉब्लम क्या है समीक्षा? जो चीज मुझे पसंद आती है वही क्यों तुझे लेनी होती है? यही लहंगा तो मैंने भी पसंद किया था ना, और अब तुझे भी यही लहंगा पसंद आया। झूठ मत बोलो दीदी आप। अरे आपने ये लहंगा देखा होता ना तो आप भी दिखाती नहीं हमें, लेकिन आपने तो देखा ही नहीं ना। इसका मतलब यही है कि आपने ऐसा लहंगा देखा ही नहीं था, और जब मैंने देखा तो आपको भी पसंद आ गया। इसीलिए आप झूठ बोल रही हो कि आपको भी यही पसंद आया। मैं तेरी तरह झूठी नहीं हूँ जो हर वक्त बस झूठ ही बोलती रहूं। मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया। ये लहंगा मैंने पहले पसंद किया था तो ये लहंगा मैं ही पहनूंगी। पूनम और समीक्षा दोनों लहंगे के पीछे काफी बहस करने लग जाती हैं। तभी वहाँ उन दोनों की बाकी की 3 बड़ी बहन रितु, महक और संजना आती हैं। तभी संजना बोलती है, अरे क्या हो गया, तुम दोनों इतना झगड़ क्यों रही हो? दीदी देख लो पूनम दीदी को, मैंने आपकी शादी के लिए अपना लहंगा पसंद कर लिया है, तो अब इन्हें भी वही लहंगा पसंद आया जो मुझे पसंद आया है। आप समझा लो अब खुद ही। क्या समझा लो? दी
आप ही बताओ, ये वाला लहंगा मैंने आपको पहले ही नहीं दिखाया था क्या? मैंने पहले ही बोला था ना कि ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, मैं यही पहनने वाली हूँ। अरे तुम दोनों क्या पागल हो गई हो? ये ब्राइडल लहंगा है और तुम दोनों की शादी हो रही है क्या, जो तुम दोनों ने ये ब्राइडल लहंगा पहना है? अगर इन दोनों ने ब्राइडल लहंगा पहना तो मैं भी ब्राइडल लहंगा ही पहनूंगी आपकी शादी में। मुझे तो पसंद करने में टाइम भी नहीं लगने वाला। और मैं भी, मुझे तो वैसे भी ब्राइडल लहंगा पहनने का बहुत शौक है। चलो अच्छा है, इसी बहाने मेरा भी शौक पूरा हो जाएगा ब्राइडल लहंगा पहनने का। मैं भी अब तो ब्राइडल लहंगा ही पहनने वाली हूँ। चारों बहनें संजना को ही बोलना शुरू कर देती हैं। और कुछ देर बाद पांचों बहनों की माँ कल्पना वहाँ आती है और इतना शोर देखकर वो बोलती है, ये क्या है? इतना शोर क्यों मचा रखा है? ये घर है मेरा, कोई सब्जी मंडी नहीं जो इतना शोर कर रहे हो। और संजना, तू तो सबसे बड़ी है ना, तू भी अब इन पागलों की तरह शोर मचाएगी? माँ मैं क्या करूँ, यहाँ तो कोई मेरी सुनता ही नहीं है। कब से समझा रही हूँ लेकिन कोई भी मेरी बात सुन ही नहीं रहा। अब आप ही बताओ कि मैं इनका क्या करूँ। लेकिन ये सब लड़ क्यों रहे हैं? माँ चारों कह रही है कि उन्हें मेरी शादी पर ब्राइडल लहंगा पहनना है। माँ हम तो बस आपको ब्राइडल लहंगा पहनकर गिफ्ट देना चाहते थे। मैंने तो कुछ सोचा है कि मैं क्या करूँगी दीदी की शादी पर, इसलिए मुझे आप शादी के लिए ब्राइडल लहंगा ही दिला दो। वैसे बहुत दिनों से मैं भी सोच रही थी संजना की शादी के लिए। अब समीक्षा ने भी सोच लिया है तो मैं भी क्यों ना करूँ कुछ। आप सब लोग एक साथ हैरान भी हो जाओगे और खुश भी हो जाओगे। तुम सब पागल हो गए हो क्या? अरे दुल्हन संजना है और तुम दुल्हन की बहन हो। तुम चारों ही अगर दुल्हन बनकर बैठ जाओगे तो लोग बातें नहीं बनाएंगे क्या? ये सोचा है क्या तुमने कभी? माँ लोगों का तो काम ही होता है ना बातें बनाना, अब लोगों को तो अपना काम करने दीजिए। मुझसे बहस मत करना, मैं तुम्हारी बड़ी बहन नहीं हूँ, माँ हूँ मैं, और मैंने जैसा कहा है वैसा ही होगा। तुम चारों को कोई ब्राइडल लहंगा नहीं मिलने वाला है, इसलिए अब ये जिद छोड़ दो। कल्पना चारों को बहुत सुनाती है और फिर चारों उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। समीक्षा अपने कमरे में जाती है और अपने बॉयफ्रेंड अंकित को फोन पे बोलती है, यार ना ही माँ मान रही है और ना ही संजना दीदी, अब क्या करें हम? कोई बात नहीं, तुम क्यों परेशान हो रही हो? सब मान जाएंगे, तुम बस कोशिश करती रहो और हाँ कोई ना कोई नया तरीका अपनाती रहो जिससे सब मान जाए, और मुझे लगता है सब मान जाएंगे। चारों बहनों का बहुत मन होता है कि वो ब्राइडल लहंगा पहने और जब कोई उनकी बात नहीं मानता तो वो बात ही नहीं करती किसी से, बस अपने से ही मतलब रखती। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। ये सब संजना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और संजना सबको एक साथ बिठाती है और बोलती है, कुछ दिनों में मेरी शादी हो जाएगी और एक तुम चारों हो कि मुझसे भी अच्छे से बात नहीं कर रही हो। तुम्हें अपनी बहन से प्यार नहीं है क्या, या फिर अपना गुस्सा ज्यादा प्यारा है? क्या फायदा दीदी बात करने का, यहाँ घर में तो वैसे भी हमारी कोई सुनता ही नहीं है। और नहीं तो क्या, हम भी तो आपकी शादी के लिए खुश ही थे ना, तभी तो हम आपकी शादी के लिए कितना सोच रहे थे, लेकिन हमारी बात तो कोई सुनता ही नहीं है घर में। तुम चारों को भी ब्राइडल लहंगा पहनना है, बस इस वजह से तुम चारों गुस्सा हो ना? दीदी आपको सब पता है फिर भी आप पूछ रही हो। अरे हमने मांग ही क्या लिया है आपसे जो आप मना कर रहे हो? अरे आपकी शादी में आपकी चारों बहनें आपकी तरह ही लगेंगी तो कितना अच्छा रहेगा। लेकिन अब तो आप भी माँ की तरफ हो गई, अब आप हमारी कहाँ सुनने वाली हो? बस करो तुम चारों, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें ब्लैकमेल करना अच्छे से आता है और मैं अपनी चारों बहनों से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं तुम चारों की एक इच्छा तो मान ही सकती हूँ। तुम चारों मेरी शादी में ब्राइडल लहंगा पहनना। अब तो खुश हो ना तुम चारों भी? सच में दीदी, अब हम भी ब्राइडल लहंगा पहन सकते हैं? और नहीं तो क्या, अब मैं ही अपनी शादी में अपनी बहनों के मुंह ऐसे लटके हुए तो देख नहीं सकती, इसीलिए बोल रही हूँ कि तुम चारों पहन लेना मेरी शादी में ब्राइडल लहंगा। और माँ का क्या, आप तो बोल रही हो आराम से, लेकिन माँ का क्या, वो तो हम पर ही गुस्सा करेंगी ना। तुम चारों माँ की टेंशन मत लो, माँ से मैं बात कर लूंगी, लेकिन अब तुम चारों भी शादी वाले घर में शादी की रौनक जमा दो। चारों ने मुंह बनाया हुआ है, लग ही नहीं रहा ये शादी वाला घर है। संजना अपनी बहनों को भी ब्राइडल लहंगा दिला देती है और अब पांचों बहनें ब्राइडल लहंगा पहनकर बहुत खुश हो जाती हैं और बहुत ज्यादा सुंदर भी लगती हैं। सब लोग हैरान भी हो जाते हैं कि आखिर जिसकी शादी है वो आखिर है कौन
तभी कल्पना के पास उनकी पड़ोसन जानकी आती है और बोलती है, अरे कल्पना, तेरी एक बेटी की शादी है या 5 बेटी की शादी है तो एक ही बेटी की शादी, लेकिन मेरी 5 बेटियों में आपस में बहुत प्यार है ना, तो जिसकी शादी है उसने ही जबरदस्ती अपनी 4 बहनों को ब्राइडल लहंगा पहनने को बोला है। अच्छा, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता कि शादी एक की है और दुल्हन सब बने हुए हैं। अब बच्चे जो चाहे वही करे, मैं तो बस बोल ही सकती हूँ ना, बाकी बच्चों की मर्जी है। कल्पना शादी में आए सभी मेहमानों से सुन रही होती है कि ये क्या हो रहा है। कल्पना कमरे में जाती है जहाँ उसकी 5 बेटियां तैयार होकर बैठी होती हैं। तभी कल्पना गुस्से में बोलती है, मैंने पहले ही कहा था कि ऐसे तैयार मत होना, लेकिन तुम 5 को मेरी बात माननी कहाँ होती है। अब देखो बाहर सब लोग तुम्हारा मजाक बना रहे हैं। माँ, मैंने ब्राइडल लहंगा इसलिए पहना है क्योंकि आज दीदी के साथ मैं भी शादी करने वाली हूँ। मैंने अपने लिए लड़का पसंद कर लिया है और आपको भी एक बार मिलवा चुकी हूँ। मुझे पता है कि आप मना कर देती लव मैरिज के लिए, इसलिए मैंने ये सब किया। क्या तुमने भी का क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि तुम चारों यहाँ मेरी नहीं बल्कि अपनी शादी की तैयारी कर रहे थे और इसीलिए इतनी जिद कर रहे थे ब्राइडल लहंगा के लिए। सब तैयारी हो चुकी है, कुछ देर में मेरी बारात आएगी। और माँ, आप चिंता मत करो, आपकी बेटियां बड़ी हो गई हैं, अपने लिए सही और गलत सब जानती हैं। अब क्या बोलूं? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले किसी ने मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा क्या? सब करो अपने मन की। कल्पना की 5 बेटियों की शादी हो जाती है और कुछ दिनों बाद अपनी बेटियों को शादीशुदा जिंदगी में देखकर वो बहुत खुश होती है। रिया और पूजा दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। रिया बहुत ही बिंदास और ओपन माइंडेड लड़की थी, जिसके चलते वो अपनी बड़ी बहन पूजा की शादी से पहले ही लव मैरिज करके भाग जाती है। इस बात से नाराज होकर उसके माता पिता पूजा का रिश्ता ढूंढने में समय नहीं लगाते और उसकी शादी एक छोटे से गांव में कर देते हैं, जहां उसकी सास सरला उसको आए दिन बहन के भागने का ताना देती रहती थी, जिसकी वजह से सरला पूजा को कहीं बाहर आने जाने नहीं देती थी। ऐसे ही एक दिन पूजा कुएं के पानी लेने में देरी कर देती है और सरला उस पर गुस्सा करते हुए बोलती है, क्यों रे करमजली, आज इतना लेट कैसे हो गया? तू भी अपने बहन की तरह अपने आशिक के साथ भागना चाहती है क्या? नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस एक जगह बैठ गई थी। किसके साथ बैठ गई थी? सच सच बता, तेरा भी तेरी बहन की तरह चक्कर तो नहीं चल रहा है ना? माँ जी, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही सोचती हैं? मेरी बहन भागी है, मैं नहीं, जो आप मुझे उसके जाने का इतना ताना दे रही हैं। ताना तो दूंगी ही और रोज दूंगी, क्योंकि तेरी बहन की वजह से हमारे घर की बात होती है। जैसे तेरी बहन भाग गई वैसे तू भी भाग जाती ना तो अच्छा होता, ना जाने किस मनहूस घड़ी में तेरी शादी करवा दी। अगर आपको इतनी ही तकलीफ है तो मुझे जान से मार दीजिए, तब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर चैन से रहना। आय हाय, देखो तो जरा कैसे कैंची की तरह जुबान चल रही है इसकी। पक्का ये सब कुछ तेरे आशिक ने सिखाया होगा तुझे, क्योंकि पहले तो तेरी जुबान इतनी नहीं चलती थी। माँ जी, आप यहाँ खड़ी होकर बोलते रहिए, क्योंकि मुझे घर में बहुत काम है। आपकी इस बकवास बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। पूजा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। सरला की आवाज सुनकर गांव के सभी लोग उसको देखने लगते हैं। तभी उसकी पड़ोसन विमला आती है। क्या हुआ सरला, तू इतना क्यों चिल्ला रही है? आज क्या कर दिया तेरी बहू ने? तुझे उससे क्या, मैं अपनी बहू को बोल रही हूँ। तुझे कोई काम नहीं है क्या? जब देखो दूसरों के घर में लड़ाई सुलझाने आ जाती है। तू कहीं की थानेदारनी है क्या? लो भाई, भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है। किसी से उसका दुख बांट लो तो आग लगाना कह जाते हैं। अगर तुझे नहीं बताना तो मत बता। बिल्कुल सही समझ रही है तू। अब यहाँ से जा, मेरी बहू है, मैं जो चाहे उसको बोलूं और जो चाहे उसके साथ करूं। तुझे उससे क्या? सरला विमला को भी सुनाने लगती है और वहाँ से भगा देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और सरला आए दिन पूजा को किसी न किसी बहाने से ताना मारती थी। ऐसे ही एक दिन विमला सरला के घर लड्डू लेकर आती है। सरला, कहाँ है तू? ये ले लड्डू खा। किस बात के लड्डू बांट रही है तू विमला? कहीं की थानेदारनी बन गई है क्या तू? अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, आज मेरे बहू के लड़का हुआ है।
मैं दादी बन गई, दादी। विमला और सरला बातें कर ही रही होती है कि तभी पूजा आ जाती है और विमला पूजा को देखकर बोलती है, ले बहू तू भी लड्डू खा, आज मेरी बहू को लड़का हुआ है। मुबारक हो काकी जी, आपको और आपके पोते को भगवान बुरी बला से बचाए। धन्यवाद बहू। वैसे तेरी शादी को भी तो इतने साल हो गए हैं, तू ये खुशखबरी कब देगी? ये क्या खुशखबरी देगी, ये तो बस दूसरों के बच्चों के लड्डू खाएगी। एक तो इसकी बहन भाग गई और इसकी कोख अभी तक सुनी है। ऐसे ही बोलते हैं सरला, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। एक दिन पूजा बहू भी माँ बन जाएगी। अच्छा चल मैं चलती हूँ, और घरों में भी मिठाइयाँ देनी है। विमला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही विमला घर के बाहर जाती है वैसे ही सरला पूजा को बोलती है, अरे करमजली, शादी को इतने साल हो गए लेकिन तेरी शादी के बाद भी जिनकी भी शादी हुई ना उनको भी बच्चा हो गया, लेकिन तू है कि बच्चे की कोई खबर ही नहीं देती। अगर तूने मुझे शादी के 1 साल बाद भी बच्चा दिया होता ना तो आज मेरे घर में 3 साल का पोता होता। माँ जी, बच्चा कोई पेड़ पर उगता है क्या जो तोड़कर आपको दे दूं? अगर आपको बच्चा चाहिए तो अपने बेटे को बोलो घर में रहे पूरे दिन, साल में 4 दिन के लिए घर आते हैं, उसमें भी बीवी का पल्लू छोड़कर माँ की गोद में बैठे रहते हैं। देख बहू, तू मुझसे कुछ भी बोल लेकिन मेरे बेटे को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, समझी? सरला को पूजा के लिए एक और ताना मिल जाता है। सरला अब आए दिन या तो रिया के भागने का ताना देती या तो बच्चे का ताना देती। ऐसे ही वक्त बीतता है और एक दिन पूजा नहाकर तुलसी में पानी डाल ही रही होती है, तभी पीछे से उसको दीदी की आवाज आती है और पूजा खुद से बोलती है, दीदी, ये कौन है जो दीदी बोल रहा है? इस पूरे गांव में तो मेरी कोई मुंह बोली बहन भी नहीं है जो मुझे दीदी बोले। कहीं माँ जी की जुबान तो नहीं लड़खड़ा गई? पूजा खुद से बोल ही रही होती है कि उसको दोबारा आवाज आती है और वो पीछे मुड़कर देखती है तो रिया अपने साथ एक छोटी सी बच्ची को लेकर आई होती है। पूजा रिया को इतने साल बाद दोबारा देखकर बहुत खुश होती है और उसके पास जाती है। रिया, तू यहाँ इतने सालों बाद, और तू इतने साल कहाँ थी? और ये तेरे साथ छोटी बच्ची कौन थी? रुको रुको, आराम से सब बताती हूँ, पहले घर के अंदर तो चलो। पूजा रिया को घर के अंदर ले जाती है। दोनों बहनें इतने सालों बाद मिलती है। दोनों बैठकर बातें करने लगती है। रिया उसको अपनी सारी कहानी बताती है। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी सरला आती है और रिया को देखकर बोलती है, आहा, लो महारानी, घर के काम क्या तेरा बाप करेगा जो अपनी सहेली के साथ बैठकर गप्पे मार रही है? माँ जी, ये मेरी सहेली नहीं है, ये मेरी छोटी बहन रिया है। अच्छा, तो ये वही रिया है जो तेरी शादी से पहले अपने आशिक के साथ भाग गई थी। ये अभी तक जिंदा है क्या? और ये छोटी बच्ची कौन है? आंटी जी, ये मेरी बेटी है। रिया की ये बात सुनकर सरला पूजा का हाथ पकड़कर रसोई में ले जाती है। लो देख लो, एक तो तेरी बहन पहले लड़के के साथ भाग गई थी लेकिन उसके बाद भी उसका आज एक बच्चा है। तुझसे तो वो भी नहीं हुआ अच्छे से। अपने कुल का नाम तो नहीं डुबा रही है लेकिन एक तू है कि मुझे खुशखबरी देने का नाम नहीं ले रही है। आज तो तू मुझे बता दे कि तू मुझे पोता देगी कब? माँ जी, एक तो आप थोड़ा धीरे बोलिए, और आपको ये सारी बातें अभी ही करनी जरूरी है क्या? वो चली जाएगी ना, फिर ये सारी बातें बैठकर कर लेना, लेकिन जब तक वो यहाँ रहेगी आप कुछ नहीं कहेंगी। जब तक सूनी कोख नहीं भरेगी ना तब तक मैं तुझे बोलती रहूंगी। और क्यों ना बोलूं, पूरे गांव में लोग मुझे ही तो ताना मारते हैं कि सरला की बहू तो बांझ है, बांझ। इस बार आने दे मेरे बेटे को, इस बार तो मैं उसकी दूसरी शादी करवा के रहूंगी। माँ जी, आप क्यों उस लड़की की जिंदगी खराब करने में लगी हैं? अच्छा होगा अपने बेटे को यहाँ बुला लीजिए ताकि वो मेरे साथ समय बिताए। पूजा इतना बोलकर वहाँ से रिया के पास चली जाती है। रिया पूजा के घर में कुछ दिनों तक रहती है, फिर अपनी बेटी के साथ वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। सरला का बेटा इस बार कुछ ज्यादा समय के लिए गांव में रहने आता है। ऐसे ही एक दिन सरला के पास विमला दोबारा मिठाई लेकर आती है। ये ले सरला, मिठाई खा मेरी। बस चुप हो जा विमला, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे पता चल गया है कि तेरी बहू को फिर से बच्चा हुआ है। मिठाई दे और जा मेरे घर से। विमला कुछ बोल पाती उससे पहले सरला उसको अपने घर से भगा देती है
और पूजा के पास जाती है। बहू, अब तो बहुत हो गया। आज तो मैं पंडित जी को बुलाकर अपने बेटे की दूसरी शादी करवा के ही रहूंगी और तुझे घर से निकाल दूंगी, तू देख लियो। सरला गुस्से में घर से निकल जाती है। पूजा सरला को कुछ नहीं बोलती है। इधर सरला पंडित से अपने बेटे की शादी के लिए बात करती है। कुछ ही दिनों बाद सरला अपने बेटे की शादी किसी और लड़की से करवा ही रही होती है। पूजा शादी रोकने आती है और बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। पूजा को बेहोश देखकर सरला बोलती है, अरे इसको क्या हो गया? कोई डॉक्टर तो बुलाओ। देखो मेरी बहू को क्या हो गया, कहीं सदमे से मर तो नहीं गई। शादी वहीं रोक सभी पूजा को देखने लग जाते हैं। वही शादी में एक डॉक्टर पूजा की जांच करता है और वो सरला को बताता है कि पूजा पेट से है। ये सुनकर सरला बहुत खुश होती है और वहीं शादी रोक देती है। सरला पूजा को घर लेकर जाती है और इस तरह से गांव की बहन की सोनी कोख भर जाती है।